नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक इंग्लिश ग्रामर का परिचय के रूप में। हम वीडियो पहले भी ले चुके हैं, एक वीडियो हम बना चुके हैं। तो आज हम जो इंग्लिश ग्रामर का जो भी है लैंग्वेज एंड ग्रामर का रिलेशनशिप समझेंगे। तो जो इंग्लिश और जो ग्रामर का क्या करेंगे, रिलेशनशिप समझेंगे कि इनके बीच में संबंध क्या होता है। रिलेशनशिप मतलब भाषा व्याकरण संबंध। तो ये मुख्य रूप से उन व्यक्तियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए लाभदायी सेशन होने वाला है जो ग्रामर को, इंग्लिश को बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हैं। जो हिंदी भाषी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। पिछली क्लास में मैंने लैंग्वेज का अर्थ भी बताया था और जो भी सेंटेंस का भी अर्थ बताया था और हमने सब्जेक्ट का भी अर्थ बताया था। फिर आज हम बात करने वाले हैं आपके भाषा व्याकरण के संबंध के बारे में। तो पिछली बार मैंने ये बताया था कि जो व्याकरण होता है, जो ग्रामर होता है, वो है नियमों का वो समूह होता है जिससे हम किसी भाषा को समझना, लिखना या फिर पढ़ना सही से जान सकते हैं। तो इसका जो डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये बता दें कि जो ग्रामर इज द स्टडी और साइंस। तो इसमें आप इसको आराम से लिख सकते हो कि ग्रामर इज द स्टडी, या फिर एक हम साइंस कह सकते हो, स्टडी और साइंस ऑफ द, मतलब किस किस चीज का, ऑफ रूल्स फॉर, ऑफ रूल्स फॉर द वर्ड्स एंड, फॉर द वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ लैंग्वेज, वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, तो हम भाषा के बारे में है। तो ग्रामर एक अध्ययन या फिर ऐसा विज्ञान है जिसमें हम नियम देखेंगे शब्दों के लिए और उनकी संरचना के लिए, ऑफ ए लैंग्वेज, किसी भी भाषा की। ठीक है, तो व्याकरण किसी भाषा के शब्दों पर ढांचे के नियमों का अध्ययन अथवा विज्ञान को कहा जाता है। एक बात आप ध्यान रख सकते हो कि व्याकरण, लिख भी सकते हो, व्याकरण किसी भाषा के शब्दों और ढांचे, स्ट्रक्चर है नहीं, शब्दों व ढांचे के नियमों के अध्ययन, या विज्ञान को कहा जाता है, तो सीधे हम कह सकते हैं कि व्याकरण किसी भाषा का वह अध्ययन है जिसमें हमें उस भाषा को सही से लिखने, पढ़ने, समझने के नियमों का पता चलता है। देखो, जो व्याकरण है, इंग्लिश भाषा एक अपेक्षाकृत रूप से अगर देखें तो एक नई भाषा है और इसमें लगातार इसके व्याकरण में भी, इसके नियमों में भी कई प्रकार के बदलाव हमें देखने को मिलते जाते हैं। तो व्याकरण हमेशा बदलता रहता है, उसके नियम चेंज होते रहते हैं कि कहाँ पर क्या कुछ होने वाला है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए, तो जैसे कि एक सेंटेंस है कि इट इज मी, यह मैं हूं। तो पहले ये कहा जाता था कि ये वाक्य गलत है, तो पहले इसको गलत माना जाता था। लेकिन अब और पहले इसको क्या कहा जाता था कि इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, इसको इट इज आई लिखना चाहिए। ठीक है, पहले इसको गलत माना जाता था, इसको सही माना जाता था। लेकिन अब जो आधुनिक जो इंग्लिश में हम देखते हैं कि जो ये वाला वाक्य भी सही माना जाने लगा है।
ठीक है, अब ये वाला वाक्य भी सही माना जाने लगा है। तो इसमें उत्तरोत्तर रूप से कई प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नए हो, तो अगर आपको इसकी बेसिक समझ जारी रखनी है, तो आप आपके घर में कोई भी ऐसा जैसे बुक होगा, तो उसका आप एक दो पैराग्राफ आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है, बगैर किसी हिंदी अर्थ में लाए, ठीक है, बगैर किसी ट्रांसलेशन के आप उसको बिल्कुल उत्तरोत्तर रूप से आराम से उसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब आपने देखा कि व्याकरण किसी भाषा के शब्दों व ढांचे के नियमों का अध्ययन और विज्ञान को कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बाद सीधे अल्फाबेट पर। किस किस पर बात करेंगे? अल्फाबेट पर बात करने वाले हैं। द इंग्लिश अल्फाबेट। द इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, द इंग्लिश अल्फाबेट। तो सबको पता ही है कि सब लोग जानते ही होंगे कि जो इंग्लिश अल्फाबेट में कुल 26 लेटर्स होते हैं। कितने? 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से हमारे जो 5 होंगे वो हमारे क्या होंगे? जैसे ए ई आई ओ यू, ये हमारे वोवेल्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये वोवेल्स होते हैं। बाकी सभी क्या होते हैं? कंसोनेंट्स होते हैं। तो ये हमारे वोवेल्स हैं। तो बाकी बचे हुए बाकी जो 21 हैं, 21 लेटर्स हैं, वो सभी हमारे क्या कहलाएंगे? कॉन्सोनेंट कहलाएंगे, कॉन्सोनेंट्स कहलाएंगे। तो ये वोवेल हो गए, एक कॉन्सोनेंट्स हो गए। कुछ हमारे सेमी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, कुछ हमारे सेमी कॉन्सोनेंट्स होते हैं, जैसे कि वाई, ठीक है, वाई एक हमारा सेमी कॉन्सोनेंट है। इस प्रकार की अगर हम बात करें तो ये सेमी कॉन्सोनेंट की बात करें तो इसमें वाई मतलब इसलिए इसको कहा था कि ये आपका वोवेल में भी यूज हो जाता है और ये आपका कॉन्सोनेंट भी यूज हो जाता है। जैसे यहाँ पर याक उच्चार हो रहा है और यहाँ पर बी बाई उच्चार हो रहा है। यहाँ पर आपका बे बी, यहाँ पर भी ई हो रहा है तो बेबी। तो इसको आप वोवेल्स, कई बार वोवेल्स में भी यूज करते हो, कई बार इसको आप कॉन्सोनेंट में भी यूज करते हो, जैसे योर, ठीक है। तो ये आपका सेमी कॉन्सोनेंट्स हो जाएगा। अब देखो कुछ शब्द ऐसे हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में जिसको हम रिडंडेंट कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं। इसका मतलब होता है फालतू के व्यंजन, फालतू के शब्द, ठीक है। क्या बोलते हैं हम? रिडंडेंट कॉन्सोनेंट्स। जैसे कि सी हो गया और आपका जे हो गया, आपका एक एक्स हो गया और एक क्यू हो गया। तो सी जे क्यू और एक्स, ये आपके एक प्रकार से रिडंडेंट कंसोनेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि इसका सीधी सी बात है, इनका सुपरफ्लूअस मतलब होता है फालतू। इनका फालतू होने का मतलब ये है कि इनको लिखने का कोई स्कोप नहीं है, इनको लिखने का कोई भी स्कोप हमें ऐसा देखने को अलग से नहीं मिलता है कि ये अलग से हो, ठीक है। जैसे इसका एक्स होता है, इसका एक क्यू है, तो ए जे, तो जा, इसमें जी भी तो हो सकता है, लेकिन जा इसमें ये अलग से और जोड़ दिया, ए सी, इसके भी आपको तो एक अलग अलग प्रकार के रूल मिलेंगे, तो आगे आने वाली क्लासों में हम आपको बताने वाले हैं। इतनी चीजें ध्यान कर लो कि वोवेल्स किसे कहते हैं, कंसोनेंट कितने प्रकार हैं, रिडंडेंट मतलब रिडंडेंट कंसोनेंट्स कौन कौन से कहे जाते हैं और सेमी कंसोनेंट्स किसे कहा जाता है। तो आप इसमें इनको देख सकते हो। चलिए
अब बात करते हैं हम इंग्लिश साउंड्स की। अब बात करेंगे हम इंग्लिश साउंड्स की। जैसे अभी हमने देखा कि जो इंग्लिश में जो अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो जो इंग्लिश में जो वोवेल्स का जो साउंड्स हैं वो कुल मिलाकर के 20 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 20 होते हैं। व्हाट वोवेल्स की संख्या कितनी है, ओनली 5 है। और जो कॉन्सोनेंट्स हैं, और जो इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट्स हैं, तो कॉन्सोनेंट्स के जो साउंड्स होंगे उनकी संख्या होती है 25। 20 कुल मिलाकर के 45 से ध्वनियां निकाली जाती हैं। ये अंग्रेजी में ऐसा माना गया है। तो इंग्लिश वोवेल्स में 20 साउंड्स निकल के आते हैं और कंसोनेंट्स में 25 साउंड निकल के आते हैं। अब इनके बारे में देखो बताना कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो एक साउंड बताएंगे तो थोड़ा ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा और एक कोई भी आपका एक ऐसा उपयोगी भी चीज़ नहीं है कि इसको आपको एक एक चीज़ से समझना चाहिए। ठीक है, जैसे कुछ समझ लेना है ऐसे है कि जैसे कुछ इंग्लिश में कुछ ध्वनियाँ हमें सही से हम शब्द नहीं लिख पाते हैं, लेकिन हिंदी में उनको लिख पाते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल्स के रूप में देखें तो इंग्लिश में हम एक शब्द है ठेकेदार। ठीक है, एक शब्द है ठेकेदार, एक शब्द है ठेला। तो इन आदि प्रकार के जो शब्द हैं इनको हम ठीक तरह से नहीं लिख सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो मैंने ठेकेदार लिखा, ठेकेदार जैसे मैंने लिखा है, क्या लिखा मैंने, ठेकेदार लिखा है। लेकिन जो इसका टीएच का मतलब ठा भी होता है और टीएच का मतलब था भी होता है, तो इसको कोई ठेकेदार भी पढ़ेगा और कोई इसको ठेकेदार भी पढ़ेगा। ठीक है, तो भाई दोनों ही सही पढ़ रहे हैं, उसमें कोई गलत बात तो है नहीं। उसी प्रकार से आप ठेला भी देख लो, तो थैला, तो इसको कोई थैला पढ़ेगा और कोई इसको ठेला पढ़ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों अपने अपने अलग अपने अपने हिसाब से लोग इसको अध्ययन करते हैं, इसको हम पढ़ सकते हैं। तो इससे कई प्रकार के और जैसे साउंड्स हैं और इनका अगर हम देखें बता दें इसको, जिससे इंग्लिश में भिन्न साउंड्स और गटरल्स, पेटल्स और जो डेंटियल्स वगैरह चीजें होती हैं, और लाइवल्स और नसल्स, इनमें हम अगर देखें तो इनके होते हुए भी हम इनके हिंदी में जो भी अक्षर हैं उन अक्षरों को हम सही, जो हिंदी के कुछ अक्षर ऐसे हैं, मतलब सीधी सी बात हम कहें कि हिंदी के कुछ अक्षर ऐसे हैं जिसका इंग्लिश में सही साउंड नहीं निकल पाता। ठीक है, सही साउंड नहीं निकल पाता है। जैसे कुछ अक्षर आप लोगों ने देखे होंगे, ऋषि। ठीक है, एक आपने देखा होगा ड्रा। ठीक है, ये आपने देखा होगा, इसको अंगा बोलते हैं। एक है जिया। ठीक है, या, ठीक है, जिया, जिसको जिया जो या बोलते हैं। एक और होता है अड़ा। ठीक है, अड़ा। ठीक है, एक होता है अड़ा। ठीक है, एक होता है ढा। ढा। ठीक है, तो या, अंगा, मतलब ऋषि और ऋषि वाला रा, अंगा और या, अड़ा और ए ढा। और इसके बाद एक शब्द होता है ता, एक होता है छा, एक होता है द्या। एक और शब्द लिख लो आप, त्रा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुल मिला के 8-9 हैं ऐसे शब्द हिंदी के, जिसका आप हूबहू इंग्लिश में उसका उच्चारण आप लोग नहीं देख सकते। तो आप इनको स्वयं देख सकते हैं। जब आप इनको इंग्लिश में बोलने का प्रयास करते हैं तो इनका आप बिल्कुल हिंदी जैसा ध्वनि नहीं निकाल सकते। और बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि अंग्रेजी में ता ध्वनि होती ही नहीं है। ता ध्वनि होती ही नहीं है। जैसे मैं अगर हिंदी शब्द लिखूं तरसेम, ठीक है, अगर मैं हिंदी शब्द लिखूं तरसेम, तो इसका अंग्रेजी शब्द कैसे बनेगा, TARSEM, तरसेम। और जो इसको इंग्लिश पढ़ने वाला होगा वो उसको उच्चारण क्या करेगा, टरसेम। इंग्लिश उच्चारण का क्या हो जाएगा, वास्तविक उच्चारण बता रहा हूं, उसको टरसेम बोला जाएगा।
जैसे एक एक शब्द होता है तरीका, हिंदी में क्या होता है तरीका, तो इसको लिखा कैसे जाता है, ऐसे लिखा जाता है तरीका। लेकिन जो इसको इंग्लिश पढ़ने वाले हैं वास्तविक इसका उच्चारण क्या माना जाएगा, तरीका, क्या माना जाएगा, तरीका। उसी प्रकार से एक शब्द होता है तूफान, तूफान, तो वो भी आप देखो ऐसे पढ़ते हो, तो ये इसको इंग्लिश में वास्तविक रूप से आप इसको तूफान, तूफान। तो आप देख सकते हो कि इंग्लिश में ता शब्द की, ता ध्वनि की बिल्कुल से अनुपस्थिति होती है। अब कुछ स्पेलिंग्स भी ऐसे होते हैं जो विद्यार्थियों को उनको याद करना पड़ता है। तो देखो हम क्या थोड़ा इंग्लिश में ग्रामर का क्या योगदान है वो बता रहे हैं। अगर आप ग्रामर का सही से ज्ञान नहीं आप करोगे तो आपको इन सब चीजों में दिक्कत आ सकती है। जैसे कि अब मैं बताने वाला हूं आपको कि इंग्लिश में स्पेलिंग का काम जो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही दुर्गम काम है, तो बहुत ही कठिन काम होता है। जैसे कि हम उदाहरण के रूप से अगर हम देखें, कुछ शब्द अगर हम देखें, उठाकर कुछ शब्द अगर हम देखें, जैसे कर्नल, इसका स्पेलिंग क्या है, कॉलोनल, लेकिन इसको पढ़ते क्या है हम, कर्नल, स्पेलिंग इसका सही है। जैसे एक होता है लेफ्टिनेंट, LIE, लेफ्टिनेंट LIE UTENANT, तो ये लिeutenant होना चाहिए, लेकिन इसको पढ़ते क्या है हम, लेफ्टिनेंट। समस्या है यहाँ पर। अब जैसे एक होता है सटल, जैसे इसको सबटल, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, सबटल, SUVTL, लेकिन इसको पढ़ते क्या है, सटल, क्या पढ़ते हैं इसको हम, सटल पढ़ते हैं। जैसे एक होता है नाइफ, कि इसमें साइलेंट होता है, नाइफ, नाइफ। तो आदि शब्द आप देख सकते हो कि देखो इसका उच्चारण में और इसके जो स्पेलिंग है इसमें देखो कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। कॉलोनल अगर कर्नल, लेफ्टिनेंट को ऐसा लिखा जाएगा, सटल को ऐसा लिखा जाएगा और नाइफ को ऐसे लिखा जाएगा, ये NIFE है, ठीक है। तो आप इसमें ये सब चीजें आराम से आप देख सकते हो और आराम से इस चीजों में बढ़ सकते हो। तो आपको इन सब चीजों का ज्ञान कब होगा, जब आप इंग्लिश ग्रामर को सही से आगे बढ़ते हुए वे में इसको चलते चाहोगे। तो इस दुर्दशा के कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है कि जो अब लोग आप कहोगे कि सर क्या है ये अलग अलग क्यों हो रहा है, कोई तो कारण होगा। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि जो अंग्रेजी भाषा है वो कई अन्य भाषाओं के मिश्रण से, जैसे फ्रेंच, जर्मनी, ग्रीक, तो इन सब भाषाओं का इसमें प्रभाव देखने को हमें मिलता है। इसी कारण से, इन्हीं प्रभाव के कारण से इंग्लिश ग्रामर के दूसरे भाग हैं, जैसे कि कंजक्शंस वगैरह हैं और कुछ भी इसमें एनामोली, मतलब कई विषमताएं देखने को मिलती हैं हमें। तो कई शब्द इसमें हमें फ्रेंच भाषा के मिलेंगे, जर्मन भाषा का भी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से कई और भाषाओं के इस पर प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं प्रभाव के कारण इनके जो स्पेलिंग है थोड़ा टूटे फूटे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा आज चैप्टर फर्स्ट। बात अब अगली क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड की, और चैप्टर सेकंड का नाम होगा द स्पीच एंड द सेंटेंस।